कांग्रेस के दिल्ली हेडक्वार्टर में प्रियंका गांधी को लाने की गुहार कार्यकर्ता लगाते हैं और महाराष्ट्र में कांग्रेस चौथे नंबर पर पहुंच जाती है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच जाती है हरियाणा में। ये स्थिति कांग्रेस के लिए शायद अब तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे बुरी हालत में है, क्योंकि कांग्रेस पूरे मध्य भारत में कहीं नजर नहीं आती है। राज्यों में दिल्ली में तो उसकी सत्ता जा चुकी है और नक्शे पर टटोल के देखिएगा तो 2 नॉर्थ ईस्ट के राज्य और उसके अलावा 3 राज्य इधर। ये स्थिति में कांग्रेस जाकर फंस गई है। कांग्रेस की जो भी स्थिति है, लेकिन बीजेपी जिस रूप में आगे बढ़ी, 2 सवाल हर जहन में उठ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद जिस उड़ान को उड़ना चाहती थी और जिस लहजे में पहली बार प्रधानमंत्री एक के बाद एक सभाएं कर रहे थे। राकेश जी, आप बीजेपी से जुड़े हुए नहीं हैं और हमारे साथ संयोग से बीजेपी के कोई गेस्ट नहीं है इस वक्त, तो आप ही इसका जवाब दीजिए। माना यह जाता है सत्ता मिल जाती है तो एक एरोगेंस आ जाता है, जीत होने लगती है तो एक दम्भ आ जाता है। महाराष्ट्र ने आईना तो दिखाया ना, ऐसे मत उड़िए, अकेले मत जाइए, साथ लेकर चलिए। देखिए, इसमें 2 राय नहीं है कि गठबंधन टूटने का खामियाजा हुआ है, लेकिन दूसरी बात आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब तक एक अखिल भारतीय पार्टी के रूप में वास्तव में नहीं उभर कर आती है, तब तक यह इस देश पर इसको शासन देना वह एक कठिन काम है। कांग्रेस जब से बिखरी है और जब से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई है, देश में विकास से लेकर लोकतंत्र की जो दुर्गति हुई हमने देखा है। इसलिए मोदी का जो मिशन है, मोदी मिशन जिसे कहते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक छत्र पार्टी बनाओ। इसमें किसी को डैमेज नहीं है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है। लेकिन कौन नहीं चाहता है ये? हाँ, वही मैं कहा कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई कौन सा दल नहीं चाहता है कि एक देश बनाओ? यस, नहीं, एक देश नहीं बनाओ। आप अल्पसंख्यकों को कहते हैं कि महाराज आप हिंदू हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द को हट। हमारा दूसरा सवाल है, हमारा कहना है आपने उस शिवसेना को छोड़ा जो शिवसेना आपसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बीजेपी से, आपसे मतलब यहाँ बीजेपी शब्द है, बीजेपी से ज़्यादा एग्रेसिव थी उस लाइन पर जिस लाइन पे आरएसएस सोचता है। देखिए, शिवसेना के साथ अलायंस बना रहे ये भारतीय जनता पार्टी या संघ दोनों चाहता था आरंभ में, लेकिन हर प्रस्ताव को तोड़ना। और एक बात और मैं शिवसेना के बारे में कहना चाहूँगा कि शिवसेना अपने सामना के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है। जैसे जनता दल यू के साथ समझौते थे, लेकिन जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दखल देता था। यह किसी भी दल को अच्छा नहीं लगता है, स्वाभाविक नहीं लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि शिवसेना को एक स्वस्थ दोस्त के नाते और विचार यात्रा में सहभागी के नाते साथ चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली महाराष्ट्र का जो मैंडेट है, जनादेश है, वो शिवसेना बीजेपी के अलायंस के लिए है। हमें अभी जानकारी मिली है कि दादर सीट पर, जहां पर शिवसेना का गढ़ माना जाता है, जहां पर शिवसेना का हेडक्वार्टर्स भी है, वहां पर 124 वोटों से शिवसेना जीत चुकी है। पिछली दफा हार गई थी एमएनएस से और नाक का सवाल बन गया था बहुत, लेकिन सिर्फ 124 सीटों से वो वहां पे जीते हैं। और साथ के साथ औरंगाबाद में, जहां पर पहली दफा एमआईएम के कैंडिडेट्स असेंबली इलेक्शन में लड़ रहे हैं, 2 सीटों पर औरंगाबाद की एमआईएम के कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के प्रोस्पेक्ट्स को इस इलाके में डैमेज किया है। हम सिद्धार्थनाथ सिंह के पास चलते हैं। दादर में ऐसा जरूर हुआ हो कि एमएनएस ने काफी वोट पाए होंगे, इसके कारण शिवसेना की जो जीत जो है सिर्फ 124, वो बहुत कम सीटों, लेकिन एमआईएम का जीतना बड़ा सिग्निफिकेंट है। 2 सीटें लीड कर रहे हैं। इसका अर्थ है एक जबरदस्त मुस्लिम ध्रुवीकरण उन्होंने करवाया है महाराष्ट्र में। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम पर जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका आज तक में। एक मिनट, वो इनसे जरा ले लीजिए, वो शिवसेना पर हमको लगता है उनसे पूछना चाहिए। भरत राउत पे। भरत बताएं, आप जो बता रहे हैं ये दादर वाला मसला जो था। जी देखिए, मैं दादर माहिम कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ। मेरा निवास, मेरे जन्म वो शिवसेना का हमेशा गढ़ रहा। वहाँ पे सिर्फ लास्ट इलेक्शन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नितिन सरदेसाई चुन के आए थे। लेकिन उसके बाद में जब मई में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, ये लोकसभा के चुनाव में शिवसेना का जो प्रत्याशी थे उनको दादर माहिम के एरिया में 46,000 वोटों की बढ़ोतरी मिली थी। इसका मतलब ये था कि शिवसेना बीजेपी वाज अबाउट टू विन। लेकिन अभी शिवसेना और बीजेपी की स्प्लिट हो गई वोट्स, इसलिए ऐसा लग रहा था कि शायद एमएनएस फिर से आगे निकल जाए। लेकिन भाग्यवश ऐसा है शिवसेना के लिए कि वो 146 वोटों से सदा सरवणकर ये चुन के आए। मुझे लगता है ये बहुत अहम चीज़ है शिवसेना के लिए, क्योंकि इसी एरिया में, इसी दादर माहिम में शिवसेना का मुख्यालय शिवसेना भवन है। इसी एरिया में फिर भी आप सिर्फ 120 वोटों से ही जीते हो।
ज्यादा फासला नहीं है आप नहीं, में और बाकी पार्टियों में, सिर्फ 120 वोटों से जीत हुई है आपकी। मैं शिवसेना की ओर से नहीं बोल रहा, आखिर जीत ये जीत जी होती है, जिसलिए मैं कहता हूँ राज ठाकरे उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, मनसे का मुख्यालय वहां पे है, शिवसेना का मुख्यालय भरत जी हमारे साथ चूंकि सिद्धार्थ जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता वरिष्ठ जुड़ चुके हैं, हम एक खाली आपसे कमेंट चाहते हैं, इनके पास जाना चाहते हैं। आपने कहा विदर्भ को अलग शिवसेना होने देना नहीं चाहती है, कैबिनेट में कुछ और मांग करेगी, 3 से 4 कैबिनेट, और 2:1 वाले रेशियो में वो चाहेगी वहां पर किसी रूप में। शिवसेना जो सौदेबाजी करेगी बीजेपी उसे मान लेगी, आपको भरोसा है? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि क्या क्या कौन से मुद्दे पे ऊपर उनकी चर्चा हो सकती है। हम जरा पूछ रहे थे सिद्धार्थ जी से। ओके, आप ऐसा सोच रहे थे। सिद्धार्थ जी, शिवसेना जो चाहती है उस चाहने के बंडल को लेकर ही आपको समर्थन देने अगर आएगी तो आपको तो झुकना पड़ेगा, और आप मानने को तैयार हैं कि सरकार बनानी है तो थोड़ा सा तो झुकना ही पड़ेगा। देखिए, कोई भी सरकार स्टेबल या स्थिर चलनी है तो वो झुक के नहीं हो सकती है। हम भी चाहेंगे कि हमारे जितने भी सहयोगी हैं हम लोग एक दूसरे से बातचीत करके चलाएं, वो ना झुके ना हम झुकें, ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि कंडीशंस टेलीविजन चैनल पे ना कोई दे, वो जिस प्रकार से जो माध्यम होना चाहिए उस माध्यम से दे, प्लेटफॉर्म्स होते हैं। लेकिन मेरे को ये भी दिखता है, और इतना ही मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस एनसीपी का सफाया हुआ है। मैंडेट जो है, एक बड़ा मैंडेट बीजेपी को पहली दफे मिला है, जहां पे हमने 65 सीटें बढ़ाई हैं, अपनी कम नहीं करी हैं। और दूसरी तरफ से सेना को भी सोचना चाहिए कि चुनाव के पहले जो उनकी बातचीत थी, परिस्थितियों के ऊपर वो गंभीरता से कहीं विचार करते और जो एक्चुअल पब्लिक का जो मूड था उसको समझते, तो आज ये नौबत नहीं आती जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप मानेंगे शायद कुछ लोग बीजेपी के लिए ये शुभ दीपावली जरूर है, लेकिन बम्पर दीपावली नहीं है। आप 112 सीटों पे आके अटक गए हैं, 144 की जरूरत थी। कहीं ना कहीं ये जो पासा था एकला चलो का, वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ, ये आप मानेंगे? हमने, राहुल जी, पहले तो ये हमारे खुशी का मौका है और दिवाली बम्पर ही बन रही है। जहां पे आप अकेला चलो को नारा बोल रहे हैं, ये गलत रहेगा। आपको भी पता है, हम लोगों को भी पता है, कुछ शर्तें ऐसी थी जो संभव नहीं थी, और जो जनादेश है पब्लिक का वो हमें विपरीत आज दिखता। कहीं हमने पब्लिक के जनादेश का या उनकी जो भावना थी उसको ध्यान नहीं देते। ये मैं थोड़ा सा इसको और 4 महीने पहले भी ले जाता हूं। जो पब्लिक मूड था, कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, ये नहीं किया होता तो आज हम लोगों को भी पूर्ण बहुमत केंद्र में नहीं मिलता। यही चीज महाराष्ट्र में भी हो रही थी। थोड़ा सा लोगों को समझने में गलती लगी और हम वॉकआउट नहीं करें। अरे ना, हम वॉकआउट नहीं करें हैं, हम वॉकआउट नहीं करें। अच्छा, लेकिन एक चीज मानिए कि जो पॉलिटिकल, सिद्धार्थ जी, जो पॉलिटिकल स्वच्छता अभियान चलना था महाराष्ट्र में, वो आप लोग के गठबंधन टूटने के कारण चल नहीं पाया, और एनसीपी 47 सीट पर आगे है, कांग्रेस 43 सीट पर आगे है। और आपने जो कहा आपके सहयोगियों को आप मान्यता देते हैं, रामदास अठवले साहब क्या कह रहे हैं सुन लीजिए आप ही, उसके बाद फिर बात होगी। यस सर, रोल। सुनाइए भाई रामदास अठवले जी को। फंस गया टेप लगता है। सर, अभी के जो ट्रेंड्स हैं उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी मैजिक फिगर 145 को क्रॉस कर पाएगी, साथियों की, अलायंस पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। आप इस वक्त ट्रेंड कैसा देखते हैं? नहीं, मैं ट्रेंड यही देखता हूँ कि महाराष्ट्र के मतदारों ने जो मैंडेट दिया है, ये मैंडेट यही है कि बीजेपी और शिवसेना ने अलग होना ये बहुत बड़ी चूक थी, और बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ रहकर अगर चुनाव लड़ते थे तो हम 225, 230 तक सीटें हमको मिलती थी। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड ऐसा ही है कि अभी बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी तो नहीं मिल रही है। हम 100, बीजेपी और मित्र पार्टी 115-20 तक जा सकते हैं, लेकिन शिवसेना का सपोर्ट लेने के बगैर राज्य में सरकार स्थापित नहीं हो सकती है।
और इसीलिए अभी बीजेपी और शिवसेना ने दोबारा एक साथ आने का विचार करना होगा और दोनों एक साथ आकर ही सरकार बन सकती है। आपको लगता है अमित शाह ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला जो नरेंद्र मोदी को ही सबसे आगे कर दिया, नरेंद्र मोदी की वेव है कह के, थोड़ा ओवर एस्टिमेशन हो गया जिससे धक्का लग गया? नहीं, नरेंद्र मोदी की हवा नहीं थी ऐसा भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की हवा थी लोगों में। अगर लोकसभा को कंपेयर करें तो फिर तो लगता ही नहीं है कि वो लोकसभा में कंपेयर करें तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी की हवा के साथ साथ या शिवसेना भी बीजेपी के साथ थी, आरपीआई भी बीजेपी के साथ थी और इसीलिए दलित वोट कभी भी बीजेपी शिवसेना को नहीं मिलने वाला, वो बहुत अच्छी तरह इस वक्त मिला और इसीलिए मतलब लोकसभा में भारी सफलता मिली थी। अभी ये हुआ कि नरेंद्र मोदी की सभाएं बहुत बड़ी बड़ी हुई थी मगर बीजेपी के होटों को हराने का काम शिवसेना ने किया है, शिवसेना को हराने का काम बीजेपी ने कर दिया है, इसीलिए आंकड़े अपने को इसी तरह के नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की हवा नहीं थी ऐसा नहीं है और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ग्रुप में आ रही है। यही एक बड़ी बात है कि भाई क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल गई है लेकिन बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला है और वो मौका issue is being discussed. If I say anything, then it may carry adverse result, and therefore I will not be able to say on this at this stage. But is Shiv Sena going to play a major role? Does it really feel for unified Maharashtra? It should forget all the past differences and come with the BJP after all. I was saying this before the results. काय रे तुझं काय? अरे बाबा कोणा पायावर जाईल ना गाडी म्हणून साहेब मैंने so I was all the time thinking that in Maharashtra also there should be a role like other states, I would say, but it did not happen. So now we have to wait and watch. Would you finally say there was nothing like a Modi wave as was being predicted? Amit Shah perhaps took a big gamble? I don't call it a wave. Suppose if the 106 seats are confirmed and people say that these are... मनोहर जोशी को देख के आज बाला साहब की याद हर किसी को आ रही होगी। एक जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है कि मनोहर जोशी शुरू से बाला साहब ठाकरे के साथ थे और 1969 में जब बाला साहब ठाकरे पहली बार आरएसएस संघ मुख्यालय पहुंचे थे और उन्होंने भेंट की थी गुरु गोलवलकर से, तो उस वक्त साथ में मनोहर जोशी थे। तो 45 वर्ष पुराने के दौर की वो परिस्थितियां जो आज के दौर में याद आती है। सिद्धार्थ जी, हम आरएसएस का क्या कहना है एमजी वैद का वहाँ सुने, एक कॉमेंट आपसे चाहेंगे। एक मैसेज एक हल्का सा बार बार निकल कर आ रहा है कि ये गैम्बल खेला गया था और गैम्बल सही बैठा नहीं महाराष्ट्र को लेकर। एक ये बताइए प्रसून जी, आप भी उस समय कवर कर रहे थे और भी अनेक कवर कर रहे थे, ये गठबंधन जो है उसमें जो फैसला हुआ कोई 6 महीने पहले तो नहीं हुआ? सिद्धार्थ जी, आप अंधेरे में आ गए, लेकिन हमारी आवाज आ रही है आप तक? ओके, ब्लैक हो गया। लेकिन वाकई राजनीतिक तौर पर मैच्योरिटी यही होती है कि आप पहले से जान जाइए और शरद पवार शायद इसके लिए महाराष्ट्र में बाखूबी जाना चाहते हैं। एक सवाल हर जहन में, नागपुर में बैठे हुए एमजी वैद क्या सोचते हैं, जरा ये भी सुन लीजिए, फिर चर्चा शुरू होगी। अपने आप को एक साधारण स्वयंसेवक बताने वाले संघ के बहुत ही वरिष्ठ नेता एमजी वैद्य हमारे साथ हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नतीजों को देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है? मेरे लिए नतीजे अप्रत्याशित है ऐसा मुझे लगता नहीं। मुझे हमेशा लगता था, सारा प्रचार और प्रोपेगेंडा देखने के बाद में भी 10-15 सीट भाजपा को पूर्ण बहुमत के लिए कम पड़ेगी। ये भी हो सकता था कि बीजेपी के जो पार्टनर्स थे, सहयोगी छोटे छोटे पार्टी जिन्होंने 31 सीटें लड़ी, तो उनको मिलाकर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता था, लेकिन नहीं मिल पाया। निराशा है आप में? निराशा नहीं है, तो मैंने कहा कि जैसी मेरी अनपेक्षित नहीं है मेरे लिए, इसलिए कोई निराशा का कोई कारण नहीं है। इस स्थिति में जो पहले परस्पर के दोस्त थे बीजेपी और शिवसेना, ये एकत्रित आ सकते हैं, आना उचित रहेगा ऐसे मुझे लगता है। थोड़े रिश्ते बदल गए होंगे, जो बड़ा भाई तो छोटा हो गया, छोटा भाई बड़ा हो गया, तो इसके जो भी नतीजे होंगे, परिणाम होंगे, उसको ध्यान में रखकर
दोनों में समझौता हो सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एनसीपी का नाम बार बार आ रहा है कि शायद वो बीजेपी के साथ एलाय हो जाए, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, ये बताइए हमें। तय तो बीजेपी को करना है, पर मुझे लगता है कि संभव नहीं होगा। क्यों ऐसा कहते हैं आप? क्योंकि कोई तालमेल नहीं है। अब केवल सत्ता के लिए कोई भी एकत्रित आ सकते हैं। सुषमा स्वराज की बहन वंदना चुनाव हार गई हैं, हरियाणा से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन हम ब्रेक लेने से पहले एक कमेंट राकेश आपसे चाहेंगे। तरुण भारत के एडिटर हुआ करते थे ये, नागपुर से निकलता है MG वैद्य, और उस समय जिस समय राम रथ यात्रा निकल रही थी अडवाणी की, इन्होंने बड़े खिलाफत से छापा था कि किस रूप में चलना चाहिए था और क्यों ये बदल गई है, बीजेपी बदल रही है, विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा क्यों ले लिया था। उसके बाद से नज़दीक आ गए थे। बहरहाल जो भी था, सवाल ये है, संघ बार बार कह रहा है शिवसेना के साथ नहीं टूटना चाहिए था, संघ फिर कह रहा है दोनों साथ आ सकते हैं। बीजेपी में अभी भी कुछ है, एक हल्का सा है, पता नहीं क्या निर्णय लिया जाए पार्लियामेंट्री बोर्ड में। RSS राजनीतिक तौर पर ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रहा है बनिस्पत बीजेपी के। देखिए, दोनों का वैचारिक आधार एक है, वैचारिक यात्रा साथ साथ रहा है और कार्यकर्ताओं के स्तर पर एक संभाव रहा है। तो इस स्थिति में एक सहज जो गठबंधन होता है, ट्रेनिंग क्यों नहीं है। लेकिन देखिए, एक बात जो मैं पहले भी कहा कि शिवसेना की एक जो आदत है जिससे उसे बाज आना पड़ेगा, सामना अखबार उसका मुखपत्र है और भारतीय जनता पार्टी उसका मित्र दल है। यदि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में नेतृत्व के स्तर पर हस्तक्षेप होगा तो स्वाभाविक है कि गठबंधन में कटुता आएगी। पिछले दिनों आपने देखा कि शिवसेना अपने दल के संगठन की वजह भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या हो रहा है इस पर टिप्पणियां करता था। इस सामना कोई स्वतंत्र अखबार नहीं है। तो ये उद्धव ठाकरे को यह रणनीति बदलनी पड़ेगी। जैसे जनता दल यू बिहार में क्या करता है। दूसरी बात कह रहे हैं, बीजेपी में ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्यों नहीं है कि वो पहले से देख पाती। देखिए, मुझे लगता है ट्रेनिंग क्या हुई। देखिए सरकार नहीं बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है। महाराष्ट्र में जो पिछले 40 साल से राजनीतिक ऊहापोह था, उससे अब एक समीकरण साफ हो गया कि अलायंस टूटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने 100 शतक पूर्व को पार किया, 112-14 सीटें आई हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई छोटी सफलता नहीं है। हाँ, सरकार नहीं बनने का मलाल भी है कि अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो नीचे का दबाव है, मुझे लगता है वो नीचे का दबाव दोनों पार्टियों को साथ आने के लिए बाध्य करेगा। संघ ने जो कहा उसमें एक अहम बात थी कि बड़ा भाई छोटा भाई हो गया, छोटा भाई बड़ा भाई हो गया, लेकिन भाई हैं अभी भी। तो नागपुर की तरफ से जो संदेश जा रहा है कि दोनों को मिलकर सरकार बनानी है, एनसीपी के बारे में ना सोचिए। देखिए, एनसीपी के साथ सरकार बनाने से मोरल ग्राउंडिंग जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होगा, इसलिए किसी भी हालत में एनसीपी का समर्थन नहीं लेना चाहिए। आपका फैसला 2014, मनीषा प्रियम और नलिनी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं और स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ आ गई हैं अंजना कश्यप। स्वागत है आपका। बिल्कुल राहुल, बहुत दिलचस्प है। अभी तक जो कुछ नजर आ रहा है वो साफ है, और वो ये है कि नरेंद्र मोदी का असर, वो लहर बरकरार है। दिवाली मनेगी, लेकिन शायद उस पटाखे के साथ उस बम्पर दिवाली जिस कम से महाराष्ट्र में जिसकी उम्मीद थी उन्हें, वो दिखाई नहीं दे रही। अगर 3 पत्ती का सीजन चल रहा है, हाँ। तो अगर 3 पत्ती की बात की जाए तो बीजेपी को उम्मीद थी कि ट्रेल आएगी, लेकिन ट्रेल आई नहीं। हाँ। इक्का दुक्की तिक्की हो, कोई नेता कह रहा था कि आगे जीत तो हो रही है, लेकिन जिस तरीके की बम्पर दिवाली की उम्मीद थी वो नहीं आई। आप इसको सही फैसला मानेंगे मनीषा प्रियम जी, ये जो फैसला था शिवसेना से रिश्ते तोड़ने का, क्या आपको लगता है कि दिवाली सीजन में ये जो गैम्बल था ये कामयाब रहा या नहीं कामयाब? महाराष्ट्र के लिए अगर देखें तो अब जोड़ के, धनात्मक जोड़ से ये लगता है कि यदि बीजेपी और शिवसेना साथ लड़ी होती तो यह संख्या इससे ज़्यादा हो सकती थी। विशेष रूप से अगर आप देखें कि महाराष्ट्र में अभी भी जो फैसला हमारे सामने है उसमें एक सब रीजनलिज्म है, स्थानीयता की भावना का अभी भी महत्व है। कोंकण में उनका खाता खुला नहीं, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँ कि राजनीति में जो हुआ उसका फिर से हम पुनरावरण नहीं कर सकते, उसको दोहरा नहीं सकते। तो राजनीति में ये भी कहा जा सकता है कि अगर ये साथ छूटा नहीं होता तो जिस दमखम के साथ शिवसेना ने चुनाव लड़ा, उस दमखम से शिवसेना ये चुनाव लड़ती ही नहीं। शिवसेना की भी जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो बीजेपी के ही मत्थे ठहराई जाती। तो मैं यहाँ कहूँगी कि एक तरह से पलड़ा भारी ज़रूर इस बात का है कि यदि साथ लड़ते तो ज़्यादा आता, लेकिन साथ नहीं लड़े तब बीजेपी के पलड़े जो आया ये शायद उनको हाथ नहीं लगता। तो दोनों तरफ बिसात में एक बाजी थी और एक राजनीतिक बाजी थी
नतीजा जो हम है आपके सामने अब है, वो हम नतीजा देख रहे सामने हैं। नन्ही जी, और इसीलिए नतीजों पर बात करेंगे। अब क्या हो सकता है? शिवसेना अलग है, अब हाथ उधर थामेंगे, एक उधर भी दरवाजा दिखाई दे रहा है। अगर कांग्रेस बाहर से समर्थन दे दे, एनसीपी और शिवसेना मिलकर कुछ कर ले, फिर बीजेपी कहाँ की? संभावना नहीं है, ऐसे इसकी संभावना बहुत ही कम लगती है। देखिए, शिवसेना भी कहती रही एनसीपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती रही, भाजपा ने तो बिल्कुल खुल के उठाया। ये बात ठीक है कि शरद पवार के बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं सब जगह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी दूर जाएंगे वो रिश्ते कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप इन सब के, अजीत पवार के खिलाफ इन्होंने क्या नहीं कहा, भुजबल, कितने लोगों के खिलाफ ये कहते रहे कांग्रेस में भी। तो मुझे ये बिल्कुल लगता है कि ये असंभव बात है। तो शिवसेना क्या बीजेपी को समर्थन करेगी? फिर अफजल खान और फिर अमित शाह के बारे में क्या पोस्टर्स लगे थे, वो भी तो देखिए वो है, लेकिन ये है कि आप एक बात नहीं समझ, आपको मैं समझा कि शिवसेना 15 साल से सत्ता से अलग है, तो क्या इस वक्त वो कांग्रेस का साथ दे करके सेंटर में जो उसको जो शामिल है और शामिल ज़्यादा हो जाएगी, उससे वो अपने आप को वंचित रखेगी? तो इसलिए शिवसेना भाजपा के पास ही पास रहना चाहेगी, और भाजपा तो चाहेगी कि शिवसेना उसके पास रहे। तो जब दोनों तरफ से इतना, जैसे कहे, मोटिव इतना क्लियर है कि कौन जाता है, कौन चाहेगा कि सत्ता से 15 साल के वनवास की बात जानती हैं, 20 साल हो जाएगा, 20 साल शिवसेना सत्ता से बाहर रहेगी। चलिए